Welcome to Monday Fiction. नमस्कार दोस्तों, मंडे फिक्शन में आपका स्वागत है। मंडे फिक्शन में आपको मिलेंगी एडवेंचर, हॉरर, थ्रिलर और मिस्टीरियस कहीं कहानियाँ, वो भी हर मंडे। चलिए ले चलें आपको एक डरावनी कहानी की तरफ, जहाँ एक इंसान अपने स्वार्थ के लिए अपने खुद के बच्चों को ही मार देता है। अगर कहानी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि नया वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। कुछ 100 साल पहले की बात है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसी एक महान साम्राज्य विराट। वहाँ के लोग आधुनिक सभ्यताओं से अलग बिल्कुल साधारण जीवन बिताते थे। एक ऐसा साम्राज्य जहाँ जिसका जितना बल, संपत्ति और जोर, उसका उतना सम्मान और समाज में ऊंचा स्तर। इस राज्य में कई ऐसे अमीर परिवार रहते थे जो पूरे साम्राज्य में अलग अलग हिस्से में राज करते थे, और इसी वजह से हमेशा संपत्ति और शक्ति के मामले में परिवारों के बीच झगड़े और मुकाबले होते रहते थे। ऐसे ही एक ताकतवर परिवार थे सिंघा। सिंघा परिवार के प्रधान थे ज्वाला सिंघा। ज्वाला सिंघा के बारे में पूरा राज्य जानता था। उनका बल, पराक्रम, कौशल और वीरता की कई कहानियां लोगों के जुबान पर हमेशा हुआ करती थी। उनके 2 बेटे के नाम थे रंजीत सिंघा और युद्धजीत सिंघा। रंजीत सिंघा को बड़े बेटे होने की वजह से विरासत में प्रधान का पद मिलने वाला था, लेकिन जैसे समय बीतता गया, युद्धजीत बल, बुद्धि, पराक्रम में रंजीत से ज्यादा श्रेष्ठ साबित हुए। ज्वाला सिंघा ने ये ऐलान भी किया था, सिंहपुर के लोगों, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ मेरे छोटे बेटे युद्धजीत ने ज्यादा क्षमता, बल और पराक्रम के प्रदर्शन किए हैं, इसलिए आप लोगों का अगला प्रधान युद्धजीत होंगे। रंजीत को ये फैसला मंजूर नहीं था, लेकिन वो चुप रहा। अंदर ही अंदर गुस्से से कूटता रहा। समय बीतता गया। रंजीत अपने बल, बुद्धि और सामर्थ्य को सुधारने की नाकाम कोशिशों के बाद अब सब्र खोने लगा था। उसके गुस्से और लालसा ने जैसे उसका दिमाग वश कर लिया था, और अब वो कोई भी हद पार करने को तैयार था। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि वो कैसे प्रधान बन पाए। वो धीरे धीरे ज्यादा चुपचाप रहने लगा, हमेशा ही ख्यालों में खोया सा रहता था। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भी बहुत ही कम बैठता था और बातें भी कम करता था। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन बेचैन होकर रंजीत घर से चला गया। वो घर छोड़ इधर उधर भटकने लगा, हर जगह एक ही तलाश, कैसे वो ज्यादा ताकतवर बने और प्रधान का पद हासिल हो। वो अपने साम्राज्य से बाहर भटकते भटकते गंगा किनारे एक जंगल जा पहुंचा। शाम होने को था और रंजीत जंगल में कहीं रात गुजारने की जगह ढूंढ रहा था। उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी और वो उसी तरफ जाने लगा। जब तक वो उस रोशनी की तरफ पहुंचा, तब तक जंगल में घना अंधेरा छा चुका था। पहुंचने पर उसने देखा कि कुछ आदिवासी लोग आग के पास बैठकर कुछ क्रियाक्रम कर रहे थे। रंजीत पास में बैठ के उन लोगों को ध्यान से देखने लगा। वो लोग तंत्र साधना में लीन थे और रंजीत की मौजूदगी से अपरिचित थे। साधना पूरा हो जाने के बाद जब वो जाने लगे थे, तब रंजीत उनसे रात गुजारने के लिए जगह देने की विनती करने लगा। आखिर वो लोग मान ही गए और रंजीत को अपने बस्ती की ओर ले गए। रंजीत को लगा था ये तंत्र साधना एक जरिया हो सकता है और ताकतवर बनने का। वो मन ही मन ये ठान लिया था कि तंत्र क्रिया के माध्यम से वो कम समय में अपनी इच्छा पूर्ण करेगा। इसी इरादे से रंजीत उन आदिवासियों से ये तंत्र साधना सीखने की विनती करने लगा। अंत में
वो लोग रंजीत को तंत्र साधना सिखाने के लिए मान गए। उन्होंने तंत्र क्रिया के सारे विधि बताए। आखिर में उनके मुखिया ने एक महत्वपूर्ण सलाह दिया। एक बात ध्यान रखना, कोई भी कारण हो पर कोई असुरी शक्ति का आह्वान मत करना, नतीजा भयंकर हो सकता है। सब कुछ सुनने के बाद अंदर ही अंदर रंजीत ये स्थिर कर चुका था कि वो कौन सा तंत्र क्रिया करेगा। 6 महीने बीतने के बाद अब रंजीत पिशाच तंत्र साधना का आयोजन करने लगा। अमावस की रात थी और रंजीत पहली बार पिशाच तंत्र साधना शुरू करने वाला था। वो जंगल में एक शांत सी जगह पर साधना करने बैठा। पूरे 3 दिनों बाद जब पिशाच राज साधना से संतुष्ट हुए तब रंजीत ने अपनी ख्वाहिश बताई। इंसानियत बहुत दिन बाद कोई इंसान आया मेरे पास। बोल मानव बोल, क्या चाहिए तुझे? किस कारण से मुझे आवाज की? हे पिशाच राज, मुझे ताकतवर बनना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास धन, शक्ति और पराक्रम सबसे ज़्यादा हो। सब मेरे को देख के झुके और डरे। पिशाच राज उत्तर देते हुए कहने लगे। तुझे चाहता है तुझे मिलेगा, लेकिन उसके बदले मुझे तेरे वंश के 3 बीज चाहिए। बोल, निभाएगा? पिशाच राज के इस शर्त पे भी रंजीत मान गया। अब वो राजा बनने का सपना बुन रहा था। अपने 3 बच्चों का बलिदान देना अब रंजीत के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब रंजीत को 3 महीने में अपने 3 बच्चे का बलिदान देना था। ये तंत्र साधना पूर्ण होने की अगले ही दिन वो अपने राज्य जाने के लिए तैयार हो गया और निकल पड़ा। पूरे 15 दिन चलने के बाद आखिर वो अपने राज्य पहुंचा। रंजीत के लौटते ही पूरे प्रजा को उसके आने की खबर मिल गई। रंजीत को महल छोड़े हुए पूरा 1 साल हो गया था और अब वो लौट आया था। सिंघा परिवार रंजीत को देख बहुत खुश हुए और उसका स्वागत सत्कार किया। रंजीत ने अपने षड्यंत्र के बारे में किसी को पता चलने नहीं दिया और चुपचाप महल में अपने परिवार के साथ रहने लगा। समय बीतता गया और अमावस की रात पास आने लगी थी। रंजीत क्रियाक्रम से 1 हफ्ता पहले से चुपके रात पर सिंह क्षेत्र से बाहर एक जंगल में अनुष्ठान की तैयारी करने जाता था और सुबह सबके उठने से पहले लौट आता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। रंजीत की पत्नी गीता देवी को उनके पति के बदलते स्वभाव का पता चल रहा था, लेकिन उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया और वो समझ नहीं पाई कि क्या बात है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका रंजीत को इंतज़ार था। अमावस की रात थी। हर तरफ एक सन्नाटा। उसने अपनी योजना के मुताबिक अपने एक बेटे को आज की रात बलिदान देना था। किसी को रंजीत की भयानक योजना की भनक तक नहीं थी। हर दिन की तरह रंजीत सोने चला गया था, पर असलियत में वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था जब सब गहरी नींद में हो। रात के 12 बज रहे थे। रंजीत चुपके से उठकर ये देखने लगा कि उसकी पत्नी और बच्चे सो गए या नहीं। उसके 3 बच्चे, एक करीब 4 साल का और 2 बच्चे 2 साल के, आराम से सो रहे थे और उनके बगल में उनकी माँ गीता देवी भी नींद में थी। रंजीत ने धीरे से अपने बड़े बेटे को अपनी गोद में उठा लिया और चुपके से उसे महल के बाहर ले गया। इधर कमरे में गीता अचानक से नींद में हांफने लगी। माँ, माँ, बचाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे बचाओ माँ, माँ।
गीता भागती अपने बच्चे को बचाने, लेकिन उनके आंखों के सामने एक राक्षसी प्राणी ने उनके बेटे को निगल लिया और वो कुछ नहीं कर पाई। पसीने से लथपथ वो चिल्लाकर नींद से जाग गई। उठते ही सबसे पहले उसकी आंखें अपने बच्चों को ढूंढने लगी, लेकिन ये क्या, उसका एक बेटा तो वहां था ही नहीं। वो दूसरी तरफ रंजीत को उठाकर यह कहने ही वाली थी कि तब उसने देखा कि रंजीत भी वहां नहीं था। रात के 1 बज रहे थे। गीता का मन बेचैन हुए जा रहा था। वो उठकर जाने ही वाली थी उनको ढूंढने कि तभी वो घबराहट से बेहोश हो गई। जंगल के बीचों बीच जैसे रात और गहरी होती जा रही थी और रंजीत अपने बेटे को लेके अंधेरा पार करते हुए अपने क्रियाक्रम के स्थान की तरफ बढ़ता गया। हर तरफ एक भयानक सन्नाटा गूंज रही थी। रंजीत का बेटा नींद से जाग चुका था और वो डरा सहमा अपने बाबा के गोद में छोटी छोटी सिसकियां ले रहा था। जहां भी देखो विशाल पेड़ दानवों की तरह खड़े थे और उनकी शिखाएं और टहनियां कंकाल की तरह फैली हुई थी। जंगल का छोटा सा भी शोर शराबा जैसे थम सा गया था, मानो जैसे पूरा जंगल अपनी सांसें रोककर खड़ा हो। जब तक रंजीत पहुंचा तब तक उसका बेटा रोते छटपटाते बांधे हुए रस्सियों में थक कर गोद में ही सो गया था। अचानक वो उठ गया जब रंजीत ने उसे जमीन पे उतार दिया। वो बच्चा अंधेरे में डर से इधर उधर अपने बाबा को ढूंढने लगा और फिर रोने लग गया। तभी रंजीत अपने बनाए हुए अग्निकुंड में एक चिंगारी से आग जलाता है। आग के अचानक चमक से बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। अब तक उसने अपने बाबा को ठीक से देखा नहीं था, क्योंकि रंजीत उसे नींद के बीच में अंधेरे से होते हुए जंगल तक ले आया था और इतनी देर में पहली बार वो अपने बाबा को रोशनी में देख रहा था। उसने जिसको देखा वो जैसे उसका बाबा था ही नहीं। काले चादर में लिपटे नंगे पैर, शरीर में भस्म लगाए हुए बिखरे बालों में और माथे पे काला तिलक लगाए हुए, ऐसा दृश्य वो बच्चा पहली बार देख रहा था। और वो भी अपने बाबा को। वो अपने बाबा को ऐसे देखकर डर से रोते रोते धीमी आवाज में बोला, मुझे डर लग रहा है, बोलो ना। वो बच्चा अपने बाबा के इतने क्रूर लाल आंखों को देखकर डर से बेचैन अपनी माँ को पुकारने लगा।